हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर महकार सिंह, आपका न्यूट्रिशन एडवाइज़र। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अभी तक जो हमने बुक पढ़ी है, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है, इसके भाग 3, पोषक दवाइयाँ बहुत खास ये चैप्टर रहने वाला है। इसमें बताया गया है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं, कौन कौन से विटामिन मिनरल्स किस चीज़ में क्या काम करते हैं, कौन से कॉम्बिनेशन के साथ आप इस को दे सकते हैं। तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा आपकी जो है काम करने पर, आपके शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों नॉर्मली इस चैप्टर की बात करते हैं, आवश्यक पोषक तत्वों के प्रति डॉक्टरों के पूर्वाग्रह। नॉर्मली क्या होता है, जब मैं अपनी प्रैक्टिस के शुरुआती सालों की ओर देखता हूँ तो मुझे आवश्यक पोषक तत्वों के प्रति मेरा खुद का अपना जो रवैया था वो स्पष्ट याद आता है। इसलिए जब भी कोई डॉक्टर सामान्य पूर्वाग्रहों की बात आती है तो मुझे किसी और डॉक्टर को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे विश्वास है कि मेरी पहले की सोच और वर्तमान में प्रैक्टिस कर रहे अधिकांश डॉक्टरों की सोच में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आपने भी देखा होगा, जब भी कोई सप्लीमेंट लेकर के जाते हैं या आप पूछते हैं अपने डॉक्टर से कि सर मैं ये कैल्शियम ले लूँ या मैं कोई ये विटामिन्स ले लूँ या मिनरल ले लूँ, तो वो डॉक्टर जो है ज़्यादातर उसको मना कर देता है। चाहे वो बाद में अपने जो लिखता है, डॉक्टर दवाई लिखता है वो अपने यहाँ से ज़रूर लिख करके दे देगा, लेकिन शुरुआत में जब आप पूछते हो उनसे तो वो ज़रूर आपको मना कर देता है। ठीक है, तो यही कारण है सबसे बड़ा। और कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो अपने यहाँ से देना, दूसरा क्या है कि इन विटामिन्स मिनरल्स को जो खरीदना है वो पैसों की बर्बादी कई बार समझते हैं डॉक्टर। तो इस चीज़ में यही चीज़ें बताई हैं इस चैप्टर के अंदर। जब मीडिया या मेडिकल जर्नल में ये नकारात्मक अध्ययन प्रकाशित होते तो मैं खुद से कहता था, देखो विटामिनों के बारे में तुम्हारी राय सही है। इन नीम हकीमों ने मेरे मरीजों के प्रति एक प्रकार का षड्यंत्र रचा हुआ है। कुछ कारणों से मैंने विटामिनों के बारे में अपनी व्यक्तिगत राय बदली और माना कि विटामिन हमारे जीवन की गुणवत्ता के लिए ज़रूरी है। नॉर्मली अगर भोजन की बात करें तो आज के टाइम का जो भोजन है ज़्यादातर फास्ट फूड, ठीक है, ज़्यादा फैट वाली चीज़ें, ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें, इन सारी चीज़ों में हम ज़्यादा यूज करते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि बच्चों की अगर बात करें तो जैसे हम अपने अगर परिवार के बच्चों की बात करें, इस चैप्टर में तो बताया ही गया है, तो आप अपने बच्चों की सुबह से शाम तक की डाइट को थोड़ा सा एनालाइज करें कि सुबह से शाम तक आपका जो बच्चा है वो क्या खा रहा है। तो आप पाएंगे उसमें कि वो सबसे ज़्यादा जो है फैट, संतृप्त फैट जो खा रहा है और बहुत ज़्यादा कैलोरी वाला खाना खा रहा है, चाहे उसमें फास्ट फूड हैं, चाहे उसमें कुरकुरे हैं, चिप्स हैं, इस तरीके की चीज़ें बहुत खाता है। और इसी की वजह से क्या हो रहा है, बच्चों की बहुत सारी ग्रोथ की प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियां आज के टाइम में बच्चों को देखने को मिल रही है। जी दोस्तों, 17% लोग किसी भी प्रकार की सब्जी का सेवन नहीं करते हैं और बहुत सारों की आदत जो है फास्ट फूड की तरफ जाती हैं। यदि आलू और सलाद को छोड़ दिया जाए तो 50% लोग किसी भी प्रकार की सब्जी नहीं खाते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ सलाद भी बहुत कम ही लोग खाते हैं, है ना। दूसरे शब्दों में अगर बात करें कि 50% लोग बगीचे में उगाई गई सब्जी का उपभोग करते हैं। ठीक है, सिर्फ 41% लोग फल या फलों के रस का सेवन करते हैं, और ये मुझे लग रहा है इंडिया के अंदर तो और ज़्यादा कम होगा। सिर्फ 10% लोग यूएसडीए के निर्देशों के अनुसार प्रतिदिन कम से कम 5 फल और सब्जियां खाते हैं। अफ्रीकी, अमरीकी या सिर्फ और भी बहुत सारी कंट्री की बात करें तो 5% लोग निर्देशित भोजन की मात्रा का सेवन करते हैं। तो अगर इतना कम हम खा रहे हैं तो क्या हमारे शरीर के अंदर वो पूर्ति करेगा? नहीं करेगा। हालांकि डॉक्टर और रजिस्टर्ड डाइटिशियन फलों और सब्जियों के प्रतिदिन सेवन की सलाह देते हैं, लेकिन हमारा समाज इसके प्रति लगातार लापरवाह होता रहता है। इस अध्ययन से पता चला है कि यदि हम फ्रेंच और फ्राइज और बैक्ड पोटैटोज को अलग कर दें तो आधी से अधिक आबादी किसी भी प्रकार की सब्जियों का सेवन नहीं कर पा रही है। इससे भी खराब स्थिति फलों के बारे में, करीब 60% लोग कोई भी फल नहीं खाते हैं। सच तो यह है कि इन सब बातों को बेहतर जानते हैं सभी हम, लेकिन इसके बावजूद भी स्वास्थ्यवर्धक भोजन नहीं खा रहे हैं। क्या यह किसी आश्चर्य से कम है कि हमारे देश में 50% से अधिक लोग सामान्य से अधिक वजन वाले हैं? जब हम भोजन की इन कमज़ोर आदतों और हाई ग्लाइसेमिक भोजन
को मिला देते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हमें इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर जो है प्रतिरोध होना शुरू हो जाता है और हम डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं। यदि मैं आपको 2 हफ्तों तक सफ़ेद ब्रेड, सफ़ेद आटा, पास्ता, चावल और आलू खाने के लिए मना करूं, तो आप इस बात को तुरंत समझ जाएंगे कि इतने लोग इंसुलिन प्रतिरोध यानी सिंड्रोम एक्स से ग्रसित क्यों हैं। हमारे खाने के अंदर जो है गुणवत्ता बहुत कम है, भोजन के अंदर गुणवत्ता बहुत कम है। आज के टाइम में जो हम बहुत ज़्यादा केमिकल्स, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड जो डल रहा है हमारे खानों में, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। जी, इसी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो ज़मीन है जहाँ से हमें मिनरल मिलते हैं, जहाँ पर हमारी सब्जियाँ, फल, अनाज पैदा होता है, तो वहाँ पर क्या है, उस जो हमारी ज़मीन है जिसके अंदर फल और अनाज पैदा होता है, उस ज़मीन के अंदर जहाँ से हमें खनिज मिलते हैं, चाहे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, तो उस ज़मीन के अंदर उन सारी चीज़ों की कमियां बहुत ज़्यादा हो गई है। और इसकी वजह से जब मिट्टी के अंदर कमियां होंगी तो हमारे खाने के अंदर तो नॉर्मल सी बात है वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो ज़मीन है उसमें रासायनिक खाद और बहुत ज़्यादा यूज करने लगे हैं लोग, ताकि फसल ज़्यादा हो। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है हमारे खाने के अंदर जो पोषक तत्वों की है वो कमी हो गई है। उसके साथ साथ जो है हाइब्रिड अनाज आ चुके हैं, हाइब्रिड सब्जियां, फल आ चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं पसंद करते हैं, और उनके अंदर भी पोषक तत्वों की कमियां ज़्यादातर मिलती हैं। और सफ़ेद आटा बनाने की प्रक्रिया के दौरान अनाज के दानों की ऊपरी परत से कीटाणु अलग करते समय हम लगभग 80% तक तो जो है मैग्नीशियम ही हटा देते हैं। ठीक है, बहुत सारे और भी कारण हैं जो हमारे, विटामिन सी है, विटामिन सी का नॉर्मल सी बात है कि 50% तक तो विटामिन सी कम हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर रखा जाता है फलों को, उनके अंदर शीत ग्रह जो बनते हैं वो बनते ही सही तरीके से नहीं है या नहीं होते हैं। ठीक है, 1 हफ्ते तक एस्पोरागस को संरक्षित करने से उसमें विटामिन सी की 90% तक जो है मात्रा कम हो जाती है। नॉर्मली ताज़ा सलाद व कटे हुए फल और सब्जियों को 3 घंटों से ज़्यादा समय तक रखा रहने दिया जाए तो इसमें से 40 से 50% तक तो पोषक तत्व ही कम हो जाते हैं। विटामिन सी गर्मी और ठंड दोनों के प्रति अधिक संवेदनशील है, वो ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। खाना पकाने की हमारी विधियाँ जो हैं वो गलत हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि खाना अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे दें तो फोलिक एसिड बी कॉम्प्लेक्स ख़त्म हो जाता है। मांस को फ्रिज में रखने से इसमें विटामिन बी की 50% तक जो है मात्रा कम हो जाती है। तो इसलिए हमारे पोषक तत्वों की कमी ज़मीन से शुरू होती है और उसके साथ साथ जो है हमारे खाने तक आते आते उसके अंदर कमियां होनी शुरू हो जाती है। जी, और आरडीए द्वारा बहुत सारे पोषक तत्वों को बताया गया है कि आपने इतने पोषक तत्व, इतने विटामिन, इतने मिनरल्स इतनी मात्रा में आपके शरीर के अंदर चाहिए होते हैं। लेकिन आरडीए के द्वारा बताई गई जो बताई गई स्थिति है, जो बताई गई मात्रा है, उसको हम पूरा तय नहीं ले पाते हैं। जैसे अगर बात करें विटामिन ई की, तो विटामिन ई 33 पत्ते पालक के, 27 पौंड मक्खन, 80 मध्यम आकार के एवोकाडो, 80 आम और 2 पौंड सनफ्लावर बीज, 23 कप गेहूं का दलिया और 1.5 क्वार्ट्स मक्की का तेल चाहिए, तब जाकर के हमारा 450 IU विटामिन ई हमें मिलता है दोस्तों। विटामिन डी 600 IU अगर हमें चाहिए तो 22 बड़े अंडों का यॉल्क, 6 कप फर्टिफाइड मिल्क, 30 चम्मच मार्जरीन, 15 ऑन्स श्रिम्प चाहिए हमें। ठीक है, विटामिन सी की अगर बात करें 1300 अगर mg की हमें चाहिए, हमारी ज़रूरत है बॉडी की आरडीए द्वारा, तो 17 मध्यम कीवी फ्रूट चाहिए और 16 मध्यम आकार के संतरे चाहिए, 160 मध्यम आकार के सेब चाहिए छिलके सहित, और लगभग 10 कप ताज़ा संतरे का रस और 16 कप फूल गोभी चाहिए। क्या हम इतना खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। आरडी के द्वारा फोलेट 1 mg चाहिए होता है, जिसमें 3.5 लगभग 3.8 कप पका हुआ एस्परेगस, 4 कप ब्लैक बीन्स, 20 मध्यम आकार के संतरे, 10 कप अंकुरित ब्रुसेल और लगभग 3.5 कप पका पालक चाहिए होता है। विटामिन B6 की अगर हम बात करें तो लगभग 27 mg अगर हमें चाहिए होता है, तो 41 मध्यम आकार के केले, 38 भुने हुए आलू छिलके सहित, 77 कप मसूर और 55 पौंड चिकन चाहिए, 18 कप गेहूं का दलिया चाहिए, तब जाकर के हमारा विटामिन B6 पूरा होता है दोस्तों। अगर राइबोफ्लाविन की बात करें तो 22 ऑन्स बीफ लीवर, 16 कप
वसा वाला दही, 9 दर्जन अंडे और लगभग 3 गैलन कप वसा वाला दूध चाहिए। उसके साथ साथ 64 कप पका हुआ पालक भी चाहिए, तब जा करके आपका राइबोफ्लोविन पूरा होगा, विटामिन बी। ठीक है। थायमीन की भी बात अगर करें तो 135 कप भूरे चावल चाहिए, 2 पाउंड हेम चाहिए, 3 पाउंड सनफ्लावर बीज चाहिए, 64 कप हरी मटर चाहिए, 12 कप गेहूं का दलिया चाहिए। ये आरडीए द्वारा प्रमाणित है कि आरडीए इतना एमजी हमें ये विटामिन चाहिए। क्या हम इतनी विटामिन्स अपने खाने से ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। जितनी ज़रूरत है उतना हमारा शरीर का को नहीं मिलता है दोस्तों। तो इसीलिए अतिरिक्त पोषक तत्वों का ज़्यादा ज़रूरत होती है और ज़्यादातर जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। नॉर्मली इस पूरी पुस्तक में मैंने ऐसे बहुत सारे प्रमाण दिए हैं जो अतिरिक्त पोषक तत्वों के द्वारा बहुत सारी बीमारियों से बचाव और उनकी वृद्धि को कम करने के प्रभाव को बताते हैं। इन तत्वों के प्रभाव को जानते हुए हमें इन्हें जीवन भर लेना चाहिए। हम इनका इस्तेमाल आरडी के स्तर से बहुत ऊंचे स्तर पर करना चाहेंगे, क्योंकि हम पहले से ही अस्वस्थ हैं। इसलिए यह बहुत मुश्किल है कि ये पोषक तत्व जहरीले प्रभाव से मुक्त हो और अधिक मात्रा में इनका सेवन सुरक्षित हो। एंटीऑक्सीडेंट तभी बिल्कुल सुरक्षित होते हैं जब इन्हें सही तरीके से लिया जाए। अतिरिक्त पोषक तत्व सामान्यतः ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हम अपने भोजन से प्राप्त करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सामान्य से अधिक स्तर का भोजन लेना पड़ता है। इसके विपरीत दवाइयों से कुछ गंभीर बीमारियों को रोकने में चिकित्सीय फायदे अवश्य होते हैं, लेकिन ये मरीज के लिए खतरा भी पैदा करते हैं। तो डॉक्टर हर बार दवाइयाँ लिखते हैं और यदि किसी गंभीर बीमारी का इलाज किया जा रहा हो तो वे दवा के इस्तेमाल से जुड़े खतरे भी हमें बता देते हैं दोस्तों। नॉर्मली क्या होता है कि जब उन्होंने यह भी बताया कि इन दवाइयों के कारण लगभग 21 लाख अन्य मरीजों को भी अनेक प्रकार की गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो नॉर्मली ये मेडिसिन खाते हैं, जबकि पोषक तत्वों में इस प्रकार के खतरे नहीं होते हैं। अगली जो पुस्तक है इनकी डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, थॉमस नेल्सन पब्लिशर्स द्वारा मैंने दवाइयों से होने वाले स्वाभाविक खतरों और उनके दुष्प्रभाव के बारे में बताया है। इस पुस्तक में आप दवाइयों की विपरीत प्रतिक्रियाओं से होने वाली परेशानियों और मौत से बचने की बहुत ही व्यवहारिक व समझने योग्य मार्गदर्शिका पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उचित तरीके से दी गई दवाइयाँ अमेरिका में मौत का चौथा सबसे बड़ा कारण है और यही आप देख भी रहे होंगे कि चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े पेशेवर हमेशा हृदय रोग, हृदयघात तथा कैंसर के खतरे को कम करने तथा उनसे लड़ने के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम मरीजों को दिए जाने वाले इलाज से होने वाली परेशानी या मृत्यु के खतरे के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं। ऐसे में जबकि हमारा पैसा मृत्यु के इस मुख्य कारण की अनदेखी कर रहा है, मुझे यह जानकर बहुत दुख होता है कि डॉक्टर हमेशा मरीजों को आवश्यक पोषक तत्वों के सेवन के लिए हतोत्साहित करते हैं और बताते हैं कि ये उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है। पिछले कई सालों में पोषक तत्वों के कारण नाम मात्र की मौतें हुई हैं और ये ऐसे मामले थे जिनमें मरीजों ने इस पुस्तक में बताई गई मात्रा से कई गुना अधिक पोषक तत्व लिए जो उनकी मृत्यु का कारण बन गए। कुछ अन्य मामलों में बच्चों को दुर्घटनावश इन पोषक तत्वों की अधिक मात्रा दी गई थी। इन सब के बावजूद हमें इस तथ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए कि अतिरिक्त पोषक तत्व तभी विषैले हो सकते हैं जब बहुत अधिक मात्रा में ले लिए जाएं। आइए प्रत्येक पोषक तत्व के जहरीले प्रभाव के बारे में भी जानते हैं। जी, विटामिन ए। विटामिन ए सभी पोषक तत्वों में विटामिन ए सबसे अधिक चिंता का विषय है। विटामिन ए ऐसे वयस्कों में जहरीला बन जाता है जो लंबे समय तक रोजाना 50,000 आयु मात्रा लेते हैं। यदि किसी मरीज को लीवर की बीमारी है तो इसकी कम मात्रा भी जहरीली हो सकती है। विटामिन ए के जहरीले प्रभाव के लक्षण क्या हैं? त्वचा का सूखापन, कमजोर नाखून, बालों का झड़ना, मसूड़ों की सूजन, एनोरेक्सिया, मतली, थकान, घबराहट। ठीक है, बच्चे यदि दुर्घटनावश विटामिन ए की एक बड़ी खुराक 1 लाख से 3 लाख आयु ले लें तो यह जहरीला प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं। इससे सिर दर्द, उल्टी, बेहोशी आदि के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि इससे मानसिक दबाव बढ़ जाता है। 2 जनवरी 2002 के द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक विटामिन ए हड्डियों की सामान्य कार्य प्रणाली के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर की आशंका भी बढ़ जाती है। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान विटामिन ए के सेवन से बचना चाहिए। इसकी 5,000 से 10,000 आयु की खुराक से भी बच्चे के जन्म के समय गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। मैं कभी
सीधे विटामिन ए लेने की सलाह नहीं देता हूं। हम शरीर के लिए आवश्यक विटामिन ए की ज़रूरत को बीटा कैरोटीन और मिश्रित कैरोटीनॉइड्स के जरिए पूरा कर सकते हैं। इन्हें लेना बहुत सुरक्षित रहता है और शरीर बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में बगैर किसी जहरीले प्रभाव के बदलने में सक्षम होता है। तो बीटा कैरोटीन कितना चाहिए? बीटा कैरोटीन की उच्च खुराक का कई सालों से सेवन किया जा रहा है और अभी तक इसका कोई भी हानिकारक प्रभाव सामने नहीं आया है। कुछ लोगों में इसके कारण त्वचा का पीलापन पाया गया, जिसे कैरोटोडर्मिया कहा जाता है, लेकिन यह पूरी तरह ठीक हो सकता है। इस अवस्था को बीटा कैरोटीन की मात्रा कम या बंद कर पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। विटामिन ई, हालांकि विटामिन ई वसा में घुलनशील होता है, लेकिन इसके बावजूद यह सुरक्षित रहता है। चिकित्सीय प्रयोगों में विटामिन ई की उच्चतम मात्रा 3200 आयु प्रतिदिन लेने पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं दिखाई दिए। इसके अतिरिक्त शोध बताते हैं कि विटामिन ई रक्त में प्लेटलेट्स को एकत्रित होने से रोकता है और एस्प्रिन की तरह खून के जमने का खतरा कम करता है। विटामिन ई का यह गुण दरअसल हृदय रोग को कम करने में सहायक होता है। शोधकर्ता का विश्वास है कि दरअसल विटामिन ई हृदय के मरीजों में एस्प्रिन के प्रभाव को बेहतर बनाता है। विटामिन सी की अत्यधिक मात्रा भी सुरक्षित रहती है। हालांकि कुछ लोगों को इससे पेट फूलना, गैस या दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। एक समय माना जाता था कि विटामिन सी के कारण किडनी में पथरी का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा सिर्फ एक शोध में बताया गया। हालांकि ऐसे ही 4 आखिरी शोधों में यह बात प्रमाणित नहीं हुई थी। विटामिन डी के अनेक विषैले प्रभाव होते हैं। इसकी 1500 आयु से अधिक खुराक लेने की सलाह नहीं दी जाती है। मैं अधिकांश मामलों में इसकी 800 आयु से अधिक मात्रा प्रतिदिन लेने की सलाह नहीं देता हूँ। विटामिन डी की अधिक मात्रा लेने से रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे शरीर के आंतरिक अंगों में कैल्शियम एकत्रित हो जाता है और किडनी में पथरी की आशंका बढ़ जाती है। रोचक बात यह है कि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक बोस्टन में मल्टीविटामिन लेने वाले 93% लोगों में विटामिन डी की कमी पाई गई। अन्य अध्ययनों से अब यह खुलासा हो रहा है कि विटामिन डी का आरडीए बहुत कम 200 आयु होता है और मरीज को इसकी 500 से 800 आयु मात्रा लेने की आवश्यकता होती है। विटामिन डी की यह खुराक भी सुरक्षित मानी जाती है। नियासिन, विटामिन B3 हम इसको कहते हैं। नियासिन की अधिक खुराक से त्वचा में सूखापन, मतली आना और लीवर में खराबी आ सकती है। चिकित्सीय अध्ययनों से पता चला है कि नियासिन से त्वचा का रूखापन कम हो सकता है, लेकिन इससे लीवर में खराबी का जोखिम बढ़ सकता है। कई लोग अपना कोलेस्ट्रॉल स्तर कम करने के प्राकृतिक तरीके के रूप में नियासिन की अधिक खुराक लेते हैं। नियासिन का दवा के रूप में इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर के निर्देशों के अनुसार करना चाहिए। अध्याय 17 में बताई गई नियासिन की मात्रा सुरक्षित सीमा के अंतर्गत आती है। आजकल नियासिन का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करने वाली स्टेटिन दवाओं के साथ भी किया जाता रहा है। विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन जिसको हम कहते हैं, विटामिन B6 पानी में घुलनशील उन विटामिन में से है जिनके जहरीले प्रभाव का खतरा हो सकता है। इसकी 2000 mg से अधिक खुराक से स्नायुओं में जहर फैलने के लक्षण सामने आ सकते हैं, लेकिन इसकी 50 से 100 मिलीग्राम मात्रा प्रतिदिन सेवन कर रहे लोगों में इसके जहरीले प्रभाव देखने में नहीं आए हैं। निश्चित तौर पर इसकी अधिक खुराक लेने समय सावधान रहिए। फोलिक एसिड की अतिरिक्त खुराक के कारण विटामिन B12 की कमी हो सकती है, इसलिए लोगों को फोलिक एसिड के उचित स्तर को बनाए रखने के लिए हमेशा B12 अतिरिक्त पोषक तत्वों के रूप में लेना चाहिए। हालांकि फोलिक एसिड की 5 ग्राम मात्रा प्रतिदिन लेने पर अभी तक इसके कोई हानिकारक प्रभाव नहीं दिखाई दिए हैं। कोशिकीय पोषण के सुरक्षित होने का यह एक और कारण है। कोलाइन, सामान्य तौर पर कोलाइन की अधिक मात्रा शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन इसकी अधिक खुराक 20 ग्राम प्रतिदिन लेने से दस्त, पेट दर्द, मतली और मछली जैसी गंध आने की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कैल्शियम, लोग 2000 मिलीग्राम कैल्शियम की खुराक आसानी से सहन कर लेते हैं। पहले माना जाता था कि अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम लेने से किडनी में पथरी की आशंका बढ़ जाती है। हालांकि हाल ही में हुए अध्ययनों से यह पता चला है कि कैल्शियम की अधिक मात्रा वास्तव में किडनी में पथरी के जोखिम को कम करती है। दूसरे शब्दों में, जो मरीज अधिक कैल्शियम का सेवन करते हैं उन्हें किडनी में पथरी का खतरा बहुत कम होता है। आयोडीन की 750 माइक्रोग्राम से अधिक मात्रा थायराइड हार्मोन के स्राव को कम कर सकती है। शोध बताते हैं कि अधिक मात्रा में आयोडीन लेने से त्वचा पर कील मुहासों की तरह उभार बन जाते हैं। आयरन, लोह तत्वों, खासतौर पर कार्बनिक लोह तत्व की बात करें तो अतिरिक्त तत्वों के रूप में इस्तेमाल चिंता का विषय है। आमतौर पर अमेरिकियों में लोह तत्व प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं, इसलिए अतिरिक्त खुराक लेने से शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसके कारण पुरुषों में हृदय रोग की आशंका बढ़ जाती है। इस बात को लेकर भी चिंता है कि लोह तत्वों की अतिरिक्त खुराक से दरअसल ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ जाता है। मैग्नीज,
पोषक तत्व के रूप में मैग्नीज का उपयोग पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि जहरीले प्रभाव के कुछ मामले सामने आए हैं, लेकिन उनके लिए उन लोगों का आसपास का परिवेश जिम्मेदार था। ऐसा मैग्नीज की खानों में काम करने वाले या इसकी अत्यधिक मात्रा के संपर्क में आने वाले लोगों में देखा जाता है। ऐसे लोग भ्रम के शिकार और बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। मोलिबेडिनियम मोलिबेडिनियम भी पूरी तरह सुरक्षित तत्व है। हालांकि इसकी 10 से 15 माइक्रोग्राम से अधिक मात्रा रोजाना लेने से गठिया जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। सेलेनियम, कई चिकित्सीय प्रयोगों में सेलेनियम की 400 से 500 माइक्रोग्राम खुराक रोजाना लेने पर पता चलता है कि यह शरीर के लिए सुरक्षित है। हालांकि मेरा मानना है कि इसकी मात्रा 300 माइक्रोग्राम प्रतिदिन से कम ही होना चाहिए। सेलेनियम के जहरीले प्रभाव के कारण उत्पन्न होने वाले लक्षणों में हताशा, चिड़चिड़ापन, मतली, उल्टी और बालों का झड़ना शामिल है। जी, विटामिन के, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, बायोटीन, विटामिन बी 5, सिनोसिटोल, विटामिन बी 12, क्रोमियम, सिलिकॉन, कोक्यूटैन, बोरोन तथा अल्फा लिपोइक एसिड की अतिरिक्त खुराक के कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होते हैं। डॉक्टरों की सफाई, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मेडिकल ट्रेनिंग आज के समय प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों से बहुत अलग नहीं थी। मुझे पोषण के बारे में कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। मेरे मेडिकल स्कूल में इसकी कोई कक्षा नहीं होती थी। यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। जैसा कि मैं पहले अध्याय में बता चुका हूँ कि अमेरिका में कुछ मेडिकल स्कूलों में पोषण पर पाठ्यक्रमों की आवश्यकता अब भी बनी हुई है। अमेरिका के करीब 50% मेडिकल स्कूलों में पोषण पर पाठ्यक्रम विकल्प के रूप में पढ़ाया जाता है और ये ज़्यादातर ऐसा ही होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं प्रैक्टिस के दौरान इन सारी चीज़ों को फेस करके उनको, जब मुझे लगा कि हाँ मुझे कुछ और करना चाहिए, तब जा कर के मुझे पोषक तत्वों पे ध्यान देना पड़ा। जी, जैसा कि मैंने इस अध्याय की प्रस्तावना में जिक्र किया था कि जब मैं अतिरिक्त पोषक तत्वों का प्रशंसक नहीं था, तब मैं नकारात्मक अध्ययनों के बारे में जानता था और अपने मरीजों को बार बार बताता था। उस समय एक नकारात्मक अध्ययन पोषक तत्वों के सैकड़ों अध्ययनों के फायदों को बेकार कर देता था, क्योंकि चिकित्सा साहित्य पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार के अध्ययनों को भी पढ़ना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि इनमें से सबसे अधिक प्रकाशित अध्ययनों के बारे में आपको भी बताया जाना चाहिए। अतिरिक्त पोषक तत्वों के विरुद्ध मामले, फिनिश अध्ययन। जी, यह अध्ययन फिनलैंड में हुआ था और जब भी अतिरिक्त पोषक तत्वों की बात होती है तो इसी का नाम लिया जाता है। इस अध्ययन में लगभग 30,000 अत्यधिक धूम्रपान करने वाले लोगों ने हिस्सा लिया था। इन्हें 4 समान समूहों में बांटा गया था। पहला को कुछ भी नहीं दिया गया, दूसरे को DL अल्फा टोकोफेरोल कृत्रिम विटामिन ई दिया गया और समूह 3 को कृत्रिम बीटा कैरोटीन दिया गया। समूह 4 को DL अल्फा टोकोफेरोल और बीटा कैरोटीन दोनों दिए गए। शोधकर्ताओं ने इन समूहों पर 5 से 8 सालों तक निगरानी रखी। इस दौरान इन लोगों में से अधिकांश ने धूम्रपान नहीं छोड़ा था। अध्ययन से यह पता चला कि पोषक तत्वों का सेवन कर रहे किसी भी समूह में फेफड़ों के कैंसर में कोई भी कमी नहीं आई थी। इससे अधिक चिंता की बात यह थी कि जो लोग बीटा कैरोटीन ले रहे थे, दरअसल उनमें फेफड़ों के कैंसर के मामले अधिक दिखाई दिए। जांचकर्ता के लिए यह बहुत आघात वाली बात थी, क्योंकि इससे पहले के बहुत से अध्ययन यह बता चुके थे कि जिन मरीजों के भोजन या रक्त में विटामिन ई और बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है, उनमें फेफड़ों के कैंसर की आशंका काफ़ी कम होती है। कैरेट अध्ययन, इस अध्ययन में वाशिंगटन राज्य के धूम्रपान करने वाले और एस्बेस्टस के 18,000 मजदूरों को शामिल किया गया था। इन मरीजों को 15 मिलीग्राम बीटा कैरोटीन और 15,000 IU विटामिन ए दिए गए। शोधकर्ताओं ने इन मरीजों पर 4 साल तक निगरानी रखी और एक बार फिर पोषक तत्व लेने वाले लोगों में कैंसर का खतरा कम नहीं हुआ था। दरअसल बीटा कैरोटीन और विटामिन ए का सेवन कर रहे समूह में फेफड़ों के कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी हुई थी। डॉक्टरों का स्वास्थ्य अध्ययन, यह अध्ययन अमेरिका के 22,000 से अधिक स्वस्थ पुरुष डॉक्टरों पर किया गया, जिन्होंने 12 सालों तक एक दिन छोड़कर या तो 50 मिलीग्राम बीटा कैरोटीन या सामान्य दवा का सेवन किया। अतिरिक्त तत्वों के सेवन से पता चला कि इनके फेफड़ों के कैंसर या हृदय रोग में न कोई लाभ हुआ और न ही इन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ा। मेरा जवाब, क्या इन अध्ययनों के निष्कर्ष आपको विचलित कर रहे हैं? पहली नज़र में ये निराशाजनक लगते हैं, लेकिन आइए इन्हें नज़दीक से देखते हैं। ये सभी अध्ययन स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि यदि आप धूम्रपान करते हैं या आपको फेफड़ों का कैंसर होने की अधिक आशंका है, तो आपको सिर्फ बीटा कैरोटीन का सेवन ही नहीं करना चाहिए। मैं अक्सर ऐसे सिद्धांतों की खोज में रहता हूँ जिन्होंने चिकित्सा साहित्य में प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। यहाँ इसका सबसे सटीक उदाहरण है, आपको कोई भी एक पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, खासकर जब आप धूम्रपान करते हो। ऐसी स्थिति में बीटा कैरोटीन और अन्य एंटीऑक्सीडेंट प्रोऑक्सीडेंट बनने की अक्षमता रखते हैं। प्रोऑक्सीडेंट एक ऐसा पोषक तत्व होता है जिसके कारण स्वतंत्र तत्वों का उत्पादन बढ़ जाता है।
पोषक तत्वों के एक साथ उपयोग को प्रोत्साहित करने के बजाय ये शोध संकेत करते हैं कि यदि धूम्रपान करने वाले सिर्फ बीटा कैरोटीन या विटामिन ई का सेवन करते हैं तो यह कोई बुद्धिमानी नहीं है। साथ ही फिनिश अध्ययन में प्रयुक्त डीएल अल्फा टेकोफेरोल और कृत्रिम विटामिन ई भी मेरी चिंता का कारण है। दूसरे अध्ययन बताते हैं कि यह कृत्रिम विटामिन ई समस्याओं को कम करने की बजाय उन्हें बढ़ाता है। इसके विपरीत चिकित्सा साहित्य में छपे कई अध्ययनों में डी अल्फा टोकोफेरोल का प्रयोग किया जाता है, जो विटामिन ई का प्राकृतिक रूप है। मैंने अपनी यह चिंता भी बताई है कि अधिकांश अध्ययन एक या दो एंटीऑक्सीडेंट के साथ किए गए हैं और अध्ययनकर्ता किसी चमत्कारी गोली की तलाश कर रहे थे, लेकिन ऑक्सीडेटिव तनाव की समझ और इसकी शरीर को नुकसान पहुंचाने की क्षमता से हमें यह एहसास होता है कि एक या दो पोषक तत्वों की सोच लोकोमोटिव को बंदूक से रोकने की कोशिश की तरह है। हमें इस जाने पहचाने तथ्य को भी मानकर चलना चाहिए कि फेफड़ों का कैंसर विकसित होने में 20 से 30 साल लग जाते हैं और इसलिए फिनिश अध्ययन शुरुआत से ही गलत दिखाई देता है। जो लोग अत्यधिक धूम्रपान कर रहे थे उनका शरीर अत्यधिक ऑक्सीडेटिव तनाव में आ रहा था। इन मरीजों को कोशिकीय पोषण की आवश्यकता थी, न कि किसी चमत्कारी गोली की। जी, एक और ताज़ा अध्ययन हुआ है। 29 नवंबर 2001 के न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन ने भी मीडिया का बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया। इसमें कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर और कठोर धमनियों वाले 160 मरीजों पर सिम्वास्टेटिन तथा नियासिन का अध्ययन किया गया। इन मरीजों को 4 प्रमुख समूह में बांटा गया। नियंत्रित समूह था जिसे कोई भी पोषक तत्व नहीं दिया गया। समूह नंबर 2 को जोकोर और नियासिन दिया गया और समूह नंबर 3 को विटामिन ई, विटामिन सी, सेलेनियम और बीटा कैरोटीन दिया गया। समूह नंबर 4 को जोकोर, नियासिन, विटामिन ई, विटामिन सी, सेलेनियम और बीटा कैरोटीन दिया गया। इनमें से समूह 2 ने सबसे बेहतर परिणाम दिए और इन लोगों में धमनियों की कठोरता में कुछ कमी आई। एंटीऑक्सीडेंट समूह 3 उल्लेखनीय सुधारों के साथ दूसरे नंबर पर रहा, लेकिन जोकोर और एंटीऑक्सीडेंट का मिश्रण लेने वाले समूह 4 के लोगों में एसडीएल कोलेस्ट्रॉल में कोई खास वृद्धि नहीं हुई। इस अध्ययन के निष्कर्ष बहुत कम प्रभावी हैं और इनका कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन इस अध्ययन के निष्कर्षों से डॉक्टरों के एक बड़े समूह ने तुरंत दावा किया कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाओं के साथ विटामिन ई का उपयोग उनकी दवा के प्रभाव को कम कर देता है। डॉक्टरों ने उन सैकड़ों अध्ययनों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति होती है जिनमें अतिरिक्त पोषक तत्वों के सेवन से न सिर्फ हृदय रोग बल्कि सभी गंभीर अक्षयकारी बीमारियों में उल्लेखनीय स्वास्थ्य लाभ होता है। जैसा कि इस पूरी पुस्तक में आपने पढ़ा है कि हृदय रोग का संबंध कोलेस्ट्रॉल से नहीं है बल्कि यह धमनियों की सूजन की बीमारी है। इसी अध्ययन में यह भी पता चलता है कि एंटीऑक्सीडेंट समूह में स्टेटिन दवाएं ले रहे अन्य समूहों की अपेक्षा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण के लिए प्रतिरोधक क्षमता 35% तक बढ़ गई है। मीडिया ने न तो इस निष्कर्ष पर गौर किया और न ही दुनिया को इस बारे में कुछ बताया। वे आपको यह भी नहीं बताते हैं कि स्टेटिन दवाओं का जो मरीज ले रहे हैं उनका कोएंजाइम Q10 का स्तर काफ़ी घट जाता है। कई शोधकर्ता यह महसूस करते हैं कि स्टेटिन दवा लेने वाले मरीजों की मांसपेशियों में दर्द और उनमें अक्षति क्यों होती है। दरअसल वे मानते हैं कि ऐसा मांसपेशियों में Q10 के स्तर में कमी के कारण होता है। डॉक्टर पर अतिरिक्त पोषक तत्वों के स्वास्थ्य लाभों के बारे में इसी प्रकार के अध्ययनों को आधार बनाकर निर्णय लेते हैं, जबकि वे उन सैकड़ों अध्ययनों की अपेक्षा कर देते हैं जो पोषक तत्वों के सेवन से स्वास्थ्य लाभ दिखाते हैं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि सभी डॉक्टर एक स्वतंत्र सोच के साथ इस पुस्तक में विस्तार से दिए गए अध्ययनों पर गौर करेंगे। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर दिमाग खुले रखें और पोषक तत्वों के फायदों का परीक्षण कर उसके बारे में अपने मरीजों को बताएं। आरडीए पर विश्वास करने या एक समय में किसी एक विटामिन के द्वारा ऑक्सीडेटिव तनाव पर आक्रमण करने की बजाय हमें यह सीखना चाहिए कि किस तरह कोशिकीय पोषण ऑक्सीडेटिव तनाव को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें ऑक्सीडेटिव तनाव की पूरी संकल्पना को दिमाग में रखने की ज़रूरत है। साथ ही हमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि मरीज अपना प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्र बनाकर स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि हमारा जीवन परिवर्तित होकर हमेशा के लिए बेहतर हो जाता है। जी दोस्तों, इस चैप्टर में हम बहुत कुछ सीखा। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारे विटामिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स हमने देखे। और तो आपको इसको बार बार पढ़िए। और इसमें एक बहुत ख़ास बात इस चैप्टर के अंदर मुझे समझ में आई, वो ये आई कि हमेशा कंबाइंड विटामिन्स और मिनरल्स लेने चाहिए और हमेशा हमारी सेल के कोशिकीय पोषण ऑक्सीडेटिव तनाव को नियंत्रित करने का
तरीका हमें ढूंढना चाहिए, ना कि सिर्फ हमने कभी विटामिन ई ले ली, कभी ए ले लिया, कभी सी ले ली, कभी इस तरीके से नहीं करना चाहिए दोस्तों। जी, चैप्टर नंबर 17 में अगली चैप्टर में हम बहुत कुछ जानेंगे, जो कोशिकीय पोषण सबको साथ रखना है, ठीक है, किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन देंगे, वो सारा चैप्टर नंबर 7 में हम बात करेंगे दोस्तों। और लास्ट चैप्टर है, इसको ज़रूर ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है।